Hi everybody. As you all know that we are discussing Bharati Nyaya Samhita 2023 together with the help of research oriented notes. तो देखो लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट करा था और चैप्टर 1 में हमने सेक्शन 1 की जितने भी क्लासेज है फ्रॉम क्लॉज 1 टू क्लॉज 6 को डिस्कस किया था। तो आज हम वो उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो अब जो सेक्शन 2 है वो आपका डेफिनेशन क्लॉज होगा और भारतीय न्याय संहिता के डेफिनेशन क्लॉज की बात करें तो और सेक्शन 2 में 39 क्लॉजेज है, तो ये बहुत ही बड़ा होने वाला है। बट जितने भी डेफिनेशन क्लॉजेज होते हैं उनका समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि ये एक फंडामेंटल तैयार करते हैं और जिससे कि आप फर्दर जब आप इंटायर बेयर एक्ट को पढ़ते हो तो आपको एम्बिग्यूटी और जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो दूर होती है और क्लैरिटी मिलती है कि ये जो और टर्म है वो कहना क्या चाहता है ना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो डेफिनेशन क्लॉज बताता है। ठीक है, आप मतलब किसी भी टर्म का। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप आर्ग्यू करते हो तो आप इसी के रेफरेंस में लाइक कि सेक्शन 2 में ये कहा गया था इसलिए यही होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सेक्शन 2 को स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेशन क्लॉज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि एक्ट 45 है ऑफ 2023 है ना, और ये हमारे नोट्स है जिसको हम साथ में मिला के पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि हमने जब नोट्स के स्टार्टिंग में ही हमने ये बोला था लाइक चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये बताया था कि ये जो नोट्स है इसमें बस वो सारे प्रोविजंस हैं जो हमें इस बेयर एक्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 को जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बस नोट्स में मेंशन रहेंगे। अदरवाइज़ हम भारतीय न्याय संहिता 2023 को एज इट इज़ पढ़ेंगे क्योंकि ये जो बेयर एक्ट है यही ऑथेंटिक सोर्स होता है, ना कोई पीपीटी ना कुछ भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रिलिमिनरी स्टार्ट है ना चैप्टर 1 का, और हमने सेक्शन 1 के सेक्शन के सारे क्लासेज है ना जितने भी 1 2 3 4 5 6 सब देख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन क्लॉज। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि डेफिनेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो देखो जो ये डेफिनेशन है सेक्शन 2 का ये क्या कहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। तो जो सेक्शन 2 की ये जो लाइन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये इसने क्या बोला कि इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स मीन्स व्हाट, कि इस संहिता में जब तक कि कॉन्टेक्स्ट क्लियरली ये ना कहे कि मैं इस बात का मतलब ये रखना चाहता हूँ, मैं इस टर्म का मतलब ये रखना चाहता हूँ, तब तक जितने भी सारे प्रो टर्म्स हैं यहाँ पे उनका मतलब वही होगा जो इसके डेफिनेशन क्लॉजेस कहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेफिनेशन क्लॉज में ऑफेंस का मतलब अपराध लिखा है ना, अपराध लिखा है। ठीक है, तो आप ये जो बेयर एक्ट पढ़ रहे हो ऑफेंस का मतलब अपराध लिखा है तो आप थ्रू आउट द बेयर एक्ट ऑफेंस का मतलब अपराध ही पढ़ोगे। ठीक है, बट अगर कहीं ऐसे ऑफेंस करके इन ब्रैकेट दे दिया कि ऑफेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिविल नेचर, तो फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट को उसी के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे ना, कि फिर आप ये बोलोगे कि ऑफेंस अपराध नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 2 को हम सेक्शन 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो आप डेफिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या ये इसकी मीनिंग क्या है वो तो आप समझ ही गए होगे। तो सेक्शन 2 में देखो पहले देख लेते हैं कि कितने सारे क्लॉजेज हैं। तो देर आर टोटल 39 क्लॉजेज है ना सेक्शन 2 में, पूरे 39 क्लॉजेज है जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखो हो सकता है कि पूरा ना हो पाए कंप्लीट, बट ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो सेक्शन 2 का क्लॉज 1 है उसमें क्या डिफाइन है, एक्ट है ना। तो एक्ट को डिफाइन करते हुए जो आपका भारतीय न्याय संहिता है सेक्शन 2 का क्लॉज 1 कहता है एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। तो देखो यार इस लाइन में पहले ही लिखा गया है कि आपका जो ये डिफिनेशन क्लॉज है ये जिस टर्म को जैसे डिफाइन करेगा आपको थ्रू आउट द भारतीय न्याय संहिता
वैसे ही उस टर्म को समझना है, ठीक है। तो सेक्शन 2 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि जितना भी इस पूरे बेयर एक्ट में एक्ट है वो डिनोट करता है ए सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब भी कोई एक्ट होता है ना, जब भी कोई ऑफेंस होता है, तो वो जो ऑफेंस है वो कोई आइसोलेटेड नहीं रहता है ना, वो कोई अकेला नहीं रहता। जैसे कि आप जब कोई मर्डर करते हो, फॉर एग्जांपल आप जब कोई मर्डर करते हो, है ना, तो मर्डर करने से पहले आप दोनों के बीच में कोई अनबन हुई होगी, है ना, गुस्सा गुस्सी हुई होगी, हाथापाई हुई होगी, ठीक है। बट अल्टीमेटली तो आपने क्या किया, मर्डर किया। तो मर्डर एक एक्ट है, बट मर्डर करने से पहले एक कोर्स ऑफ कंडक्ट इसमें लगा है ना, कोर्स ऑफ कंडक्ट, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बट फिर भी अगर आपने मर्डर कर दिया तो इट्स एन एक्ट ऑफ मर्डर अल्टीमेटली, ठीक है। तो यही मतलब है, ठीक है। तो यही मतलब ये कहना चाहता है। तो एक बार देख लो, दिस डेफिनेशन इज क्रूशियल बिकॉज क्राइम इज़ नॉट ऑलवेज अ सिंगल आइसोलेटेड इवेंट, इट कैन बी अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, है ना, जैसा मैंने अभी बताया मर्डर का एग्जाम्पल देखिए। इट स्टेट्स दैट अ सिंगल एक्शन, blow, theft also includes a chain of connected actions, are a course of conduct and allows the law to hold, ठीक है। वही सारी बातें हैं जैसा अभी मैंने एक्ट के बारे में बताया, ठीक है। जब भी आप कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर दो, एक्सटॉर्शन कर दो और अल्टीमेटली मर्डर कर दो, ठीक है, तो वही मतलब है, ठीक है। तो देखो सेक्शन 2 क्लॉज 1 में इन्होंने एक्ट को डिफाइन किया है। तो एक्ट का क्या मतलब है, एक्ट का मतलब है एक्शन, है ना। एक्ट का मतलब है एक्शन। एक्ट का मतलब स्टैट्यूट भी होता है, स्टैट्यूट, बट यहाँ पे जो एक्ट दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, उसका मतलब है एक्शन। क्योंकि हमने पहले इसको क्लियर किया था कि जितने भी डेफिनेशन क्लॉज है हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबको लेके चलना है, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 2 में इन्होंने डिफाइन कर रखा है एनिमल। एनिमल को डिफाइन करते हुए इन्होंने कहा है एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बींग, है ना। एनिमल कौन होगा, कोई भी लिविंग क्रिएचर, मतलब ह्यूमन को छोड़कर जितने भी जीव हैं, है ना, उनको क्या कहा जाएगा, एनिमल कहा जाएगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 3 में इन्होंने क्या डिफाइन किया है, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स व्हाट, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। चाइल्ड का क्या मतलब है, चाइल्ड मतलब एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो वो चाइल्ड हो जाएगा। वो चाहे बॉय हो या गर्ल हो, वो किस डिफिनेशन में आएगा, चाइल्ड की डिफिनेशन में आएगा, ठीक है। तो इन्होंने इन दोनों को पहले ही मेंशन कर दिया है क्योंकि इन पे आप मुकदमा नहीं कर सकते, प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ जो सेक्शन 2 का क्लॉज 4 है, यहाँ से स्टार्ट होता है असली वाला। सेक्शन 2 का जो क्लॉज 4 है वो काउंटरफिट बताता है। काउंटरफिट मतलब होता है जालसाजी, है ना, जालसाजी। तो देखो अब सेक्शन 2 का क्लॉज 4 हम देखते हैं। काउंटरफिट इन हिंदी अगर समझो तो नकली, जाली, ऐसा कुछ भी करो, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो काउंटरफिट डेफिनेशन है, ये सेट्स करता है लीगल स्टैंडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग द ऑफेंस ऑफ काउंटरफिटिंग, है ना। ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 4, ये पहले तो क्या सेट करता है, एक लीगल स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर प्रोवाइडिंग द ऑफेंस ऑफ काउंटरफिटिंग, है ना। जितने भी जालसाजी के अपराध है उनके लिए एक लीगल स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 4, ठीक है। इसके 3 क्रिटिकल कंपोनेंट है। पहला, जब आप उसको सही से पढ़ोगे तो जैसे एक बार मैं पढ़ लूँ तो देखो इसमें लिखा है काउंटरफिट मतलब अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, है ना। रिजेंबल मतलब होता है एक जैसा कुछ, ठीक है। इंटेंडिंग बाई मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन आर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाई बी प्रैक्टिस्ड, है ना। तो इस सेक्शन में 3 क्लासेज है, तीन फैक्टर्स है ना, 3 क्रिटिकल कंपोनेंट है, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा कि अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, है ना। तो पहला कॉजिंग क्या हो रहा है, रिजेंबलेंस, है ना, कि जो पर्सन है वो मस्त फिजिकली या फिर डिजिटली कुछ क्रिएट करना चाहिए उसको, है ना। कुछ एक ऐसा चीज़ क्रिएट करना चाहिए जो कि दूसरे जैसा ओरिजिनल दिखे या फिर
उसके आसपास दिखे, है ना। तो काजिंग रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस मतलब होता है समान, ठीक है। फर्दर फर्दर हमने देखा क्या, इंटेंडिंग बाई मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। दूसरा क्या है यहाँ पे दिख रहा है, मेंस रिया दिख रहा है ना, मेंस रिया दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो गिल्टी माइंड होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एक इंटेंशन ला रहा है, बाई मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, धोखाधड़ी को प्रैक्टिस करने के लिए। डिसेप्शन मतलब होता है धोखाधड़ी, है ना। तो वहाँ पे मेंस ही आ जाएगा, है ना, इंटेंशन आ रहा है। तो जो एक्शन होगा वो क्रिमिनल होगा, क्योंकि वो जो माइंड है उसका गिल्टी माइंड है ना। तो वो क्या इंटेंड कर रहा है, वो जो काजिंग रिजेम्बलेंस कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ताकि लोगों को धोखाधड़ी हो, है ना। तो धोखाधड़ी मीन्स वॉट, कि उसका एक क्रिमिनल इंटेंट है ना, उसका माइंड एक गिल्टी माइंड है, ठीक है। फर्दर, आर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाई बी प्रैक्टिस, ठीक है। या फिर वो ये जानता हो कि अगर ऐसा करने से जो डिसेप्शन है, जो धोखाधड़ी है वो हो जाएगी, है ना। या फिर वो एक्शन हो जाए तो वो मेंस रिया में आ जाएगा, है ना। तो इवन इफ देर इज नो डायरेक्ट इंटेंशन टू डिसीव, द एक्ट इज स्टिल कंसिडर्ड काउंटरफिटिंग। द पर्सन डज इट वाइल नोइंग दैट इट इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन डिसेप्शन बीइंग प्रैक्टिस, ठीक है। डिसेप्शन मतलब, सॉरी, काउंटरफिट मतलब धोखाधड़ी। धोखाधड़ी मतलब कैसे करेगा, अगर आप कोई जाली फर्जी कोई चीज़ बनाते हो, जैसे नकली नोट है उसके जैसा, सॉरी, असली नोट है उसके जैसा कोई नोट बनाओ, बट वो असली नहीं है, बट वो असली जैसा दिखे, तो इट्स अ काइंड ऑफ काउंटरफिट, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो भारतीय न्याय संहिता है वो पनिश करेगा, ठीक है। इनका एक्सप्लेनेशन सुनो। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंट, इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटर फिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है, जैसा मैंने पहले बताया कि आपने दो नोट का एग्जाम्पल दिया, एक असली नोट है एक नकली नोट है, ठीक है। आपने नकली नोट को ऐसा बनाया जो असली जैसा दिख रहा है। तो एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है कि अगर जो नकली नोट है वो असली जैसा दिख रहा है बट वो असली नहीं है, फिर भी आपने एक काउंटर फिटिंग किया, है ना, क्योंकि आपने उस चीज़ को वैसा इमिटेट कर दिया, वैसा दर्शा दिया, ठीक है। तो इट्स एन एक्ट ऑफ क्राइम। नाउ एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person through causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or know it to be likely that deception would there be by practice, ठीक है। ठीक है, मान लो आप एक पर्सन हो, आपने ऐसा कुछ बनाया, जैसे मान लो इस, जैसे मान लो एक कागजात जैसे दूसरे कागजात बनाए बट वो लीगली वैल्यूएबल नहीं है, बट वो दिख रहा है लीगली वैल्यूएबल, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने एक एक ऐसा जालसाजी काम कर दिया, इसको जालसाजी काम मान लिया जाएगा, है ना, वो रिजेम्बलेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। काउंटरफिट, काउंटरफिट तो देखो आप काउंटरफिट करोगे तो कोर्ट में ही तो आओगे। तो देखो सेक्शन 2 क्लॉज 5 में कोर्ट की डिफिनेशन दी गई है। तो कोर्ट को डिफाइन करते हुए भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है कि कोर्ट का मतलब है एक जज जो एम्पावर्ड बाय लॉ हो टू एक्ट जुडिशली एलोन और बॉडी ऑफ जजेस। देखो, एक जज जो एम्पावर्ड बाय लॉ हो कि वो जुडिशली एक्ट कर सकता है अकेले या फिर बॉडी ऑफ जजेस के साथ, जो कि एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी, ठीक है। मतलब एज कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट का मतलब जज से है, एक ग्रुप ऑफ जज भी हो सकता है या फिर एक सिंगल जज भी हो सकता है। जब वो जुडिशली एक्ट कर रहे होते हैं तब उन्हें हम कोर्ट मानते हैं, ठीक है। विन सच जज एज आर बॉडी ऑफ जज, ठीक है, वही मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया कोर्ट की डेफिनेशन। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डेथ दे रखा है। डेथ मीन्स वॉट, डेथ मीन्स डेथ ऑफ ह्यूमन बींग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डेथ जो है, डेथ मीन्स वॉट, डेथ मीन्स डेथ ऑफ जस्ट ह्यूमन बींग। अब देखो कुत्ते का मौत हो गया, बछड़े का मौत हो गया, है ना, या फिर शेर का मौत हो गया, तो वो डेथ मतलब जो भारतीय न्याय संहिता में डेथ है उसका मतलब होता है ओनली डेथ ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, डेथ ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है। तभी तो डेथ होता है, तभी तो पुलिस आती है, ये होता है वो होता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 7 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 जो है वो डिसऑनेस्टली को डिफाइन करता है, ठीक है, डिसऑनेस्टली को डिफाइन करता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में क्या है, डिसऑनेस्टली दिया हुआ है। तो डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन
टू वन पर्सन आर रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो डिसऑनेस्टली को डिफाइन करते हुए भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जैसे आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि डिसऑनेस्ट है इन ऑर्डर टू गेन बेनिफिटेड, है ना, इलीगली, तो वो डिसऑनेस्टली में आ जाएगा। या फिर आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो जिससे कि किसी को रॉन्गफुल लॉस हो जाए, है ना, या तो आपको रॉन्गफुल गेन हो जाए। जैसे मेरे पास ये घड़ी है, आपने एक घड़ी को चुरा लिया, है ना, तो मुझे तो एक रॉन्गफुल लॉस हो गया, तो आपने तो थेफ्ट तो किया ही ना, तो आपको रॉन्गफुल गेन हुआ और मुझे रॉन्गफुल लॉस हुआ, है ना, सेम एक्ट में, ठीक है। तो डिसऑनेस्टली का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट करो जिससे कि किसी को रॉन्गफुल लॉस हो या फिर किसी को रॉन्गफुल गेन हो, तो वो डिसऑनेस्टली में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन, ठीक है। तो आप अगर ये घड़ी चुरा रहे हो तो यार आपका इंटेंशन तो होगा ही ना इसमें, इसके घड़ी में चुरा लिया तो यानी कि इसको लॉस हो जाएगा, इसके पास घड़ी नहीं रह पाएगी, ठीक है। फर्दर देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में डिसऑनेस्टली डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट डिफाइन है, ठीक है। आप कोई डिसऑनेस्टली हो रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है, वाह। तो सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट डिफाइन है। तो डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हुए भारतीय न्याय संहिता ये कहता है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed are described upon any substance by means of letter, figure, or marks, or by more than one of those things, and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है ना, कोई टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, है ना, जो बाय लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और बाई मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, है ना, लेटर, फिगर, मार्क्स, है ना, में से किसी भी एक मीन्स से अगर आप कोई मैटर को एक्सप्रेस करते हो तो वो किस में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट है वो आल्सो इंक्लूड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज अ एविडेंस ऑफ दैट मैटर, तो वो भी डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 देखो, इट इज़ इमैटेरियल बाई what means or upon what substance the later figure or marks are formed or whether the evidence is intended for or may be used in court or not, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 1 ये कह रहा है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जो लेटर है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक लिखा गया है चाहे मैनुअली लिखा गया है ना, चाहे वो फिगर्स में एक्सप्रेस्ड है चाहे जैसे भी एक्सप्रेस्ड है, बट अगर वो डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इलस्ट्रेशन में एग्जाम्पल्स में देख लो, और राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये राइटिंग में है ना। अब ऐसे कहोगे कि अरे सर ये तो इलेक्ट्रॉनिक में है ही नहीं, तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। बट अगर राइटिंग में भी एक्सप्रेस है तो इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ए चेक अपन अ बैंकर, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, राइटिंग में एक्सप्रेस है, इलेक्ट्रॉनिकली भी रहता है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ डॉक्यूमेंट, घर जमीन के कागजात भी क्या एक डॉक्यूमेंट ही है ना। एक्सप्रेशन किस में होता है, लेटर्स में होता है। अ मैप आर प्लान विच इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई मैप फिगर में है ना, यहाँ पे दे रखा है 3 मीन्स ओनली, क्या क्या, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, इसमें से किसी भी मीन्स से अगर कोई चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन ही देखो, और राइटिंग कॉन्टेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, वॉट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाई मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स आर एज explained by mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letters, figures, or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed, ठीक है। तो सेक्शन एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि कुछ भी हो, मतलब कोई भी चीज़ जो किसी भी मीन्स ऑफ लेटर, मार्क्स या किसी भी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ना बाय मर्केंटाइल और अदर यूजेस के लिए, तो उसको समझा जाएगा कि वो एक्सप्रेस्ड कर दिया गया है ना, बाई सच लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन के मीनिंग में कि वो डॉक्यूमेंट ही होगा, ठीक है। आल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, ठीक है, छोड़ो। तो इलस्ट्रेशन में देख लो, ए जो है वो राइट करता है ऑन द, मतलब ए जो है
वो अपना नाम लिखता है किसी बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे, हाँ, जो कि पेएबल होगा बाय हिज ऑर्डर, उसके ऑर्डर पे ही पेएबल होगा। तो जो जो मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट है वो एक्सप्लेन बाय मर्केंटाइल यूजेस इज दैट द बिल इज़ टू बी पेड टू द होल्डर, द एंडोर्समेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो देखो इसमें जो फर्दर ये बंदा जो एंडोर्समेंट कर रहा है ना, कि वो नाम लिख रहा है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो वो जो इंडोर्स कर रहा है बाय फिगर और बाय राइटिंग, वो क्या कर रहा है, वो एक डॉक्यूमेंट दे रहा है, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 9 क्या डिफाइन करता है, फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली मीन्स क्या होता है, फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड नॉट अदरवाइज, ठीक है। फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या होता है, फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है कि इंटेंशन टू डिफ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक फर्जी मार्कशीट बनाता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो मैं एक क्या कर रहा हूँ, फ्रॉडुलेंटली कर रहा हूँ, एक इंटेंशन कर रहा हूँ ताकि डीप फ्रॉड हो जाए, या फिर कोई आप फर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दो किसी से, है ना, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में फ्रॉडुलेंटली डिफाइन है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 में जेंडर डिफाइन है। जेंडर के लिए क्या है कि जो प्रोनाउन है वो ही यूज होगा और उसका डेरिवेटिव यूज होगा, चाहे वो पर्सन मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ट्रांसजेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए वही मीनिंग होगी जो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 क्लॉज के में लिखा गया है, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या है, वो गुड फेथ है। गुड फेथ क्या कहता है, नथिंग इज सेड टू बी डन आर बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन आर बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन। तो गुड फेथ कहता है ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप बिना ड्यू केयर के करते हो, बिना अटेंशन के करते हो, तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि वो गुड फेथ में किया गया है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 12 किसके बारे में है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लास है उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 12 तक हमने डिफाइन कर दिया। फर्दर हम सेक्शन 2 क्लॉज 13 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।